आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस रात्रिकालीन सत्र में जागृत साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए सीखने के लिए तैयार होंगे और सीख रहे होंगे। और सीखने के साथ साथ टॉपिक वाइज नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप डायरी में लिख लेते हैं, तो एग्जामिनेशन के आसपास या जब लास्ट वीक एग्जामिनेशन बचता है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं, तो आपका जो प्रयास है वो सफलता की राह पर मतलब उसको सिद्ध हो जाता है, या आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पर सही हो जाते हैं। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? कोई साथी कंफर्म कर देंगे तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। वाह, परिधि जी आ गए, आपके काम आएगा बहुत। पूर्वा जी कैसे हैं आप? हम्म? मैं अच्छी हूँ सर। आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? तो आज ना आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। पूर्वा जी, पहले से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। पूर्वाभास करा देता हूँ आपको, है ना पूर्वा जी? आपका नाम सही ले पा रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। ओके, तो देखिए पूर्वा जी ने कर दिया तो उनको पूर्वाभास करा देते हैं सभी साथियों को कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी हम रिकॉल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे पास सवालों का एक खजाना आ जाता है, आने वाले प्रमोशन एग्जाम में सफलता का नजराना आ जाता है। और जो भी साथी एग्ज़ाम दिए हुए हैं वो अच्छा गया होगा तो उनके लिए मौसम सुहाना आ जाता है। तो इसी अच्छे भाव के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। 23 नवंबर 2025 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे स्केल 1 से 2 के सवालों पे चर्चा करेंगे। और इसमें स्केल 1 से 2 का पैटर्न ये होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट्स होते हैं। 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। और उस 100 क्वेश्चंस के दो भाग होते हैं, 70 एक भाग होता है और 30 एक भाग होता है। 30 क्वेश्चंस जो हैं करंट बैंकिंग अफेयर्स से आते हैं, मतलब जनरल नॉलेज से आते हैं। और 70 क्वेश्चंस के जो हैं चार भाग होते हैं। एक बैंकिंग के ऑपरेशनल गाइडलाइंस होते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन। दूसरा भाग होता है बैंकिंग पॉलिसी। तीसरा भाग होता है क्रेडिट रिकवरी, जो है पॉलिसी होता है। और चौथा भाग होता है स्कीम से रिलेटेड, मतलब रिटेल स्कीम्स हो गया, एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर, ये स्कीम्स प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये चार भाग में होता है। तो 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन दोनों मिला के 100 क्वेश्चन, 90 मिनट। तो आपको ये सवाल जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आप उसको देख के जान लेंगे कि आप कैसे कैसे सवाल आते हैं और क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके हिसाब से आपका क्या होता है, आपका नज़रिया बदलता है और आपका तरीका बदलता है और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को तैयार कर पाते हैं। तो सब तैयार हैं? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपके पास स्क्रीन पर सवाल आया है ना? बढ़िया सा लॉकर रूम में लिए चलते हैं आपको। पहला सवाल है, फॉर न्यू लॉकर बैंक कैन रिक्वायर्ड ए फिक्स डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कवर अप टू हाउ मेनी ईयर्स एडवांस रेंट एंड द चार्जेस ऑफ ब्रेकिंग ओपन द लॉकर। अब बताइए, कितना बढ़िया सवाल है पूर्वा जी, इसका उत्तर आप जानते हैं? कितने साल का हम लोग एडवांस रेंट जो है लॉकर का लेते हैं? तो ये लॉकर से जुड़े हुए दो सवाल आए थे एग्जामिनेशन में। मतलब हुआ कि हमको लॉकर पॉलिसी पढ़ना है अपने बैंक का। और ये सवाल तो मतलब पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना? प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी हमारे जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। है ना, लॉकर सर्विस। देखिए लॉकर रूम ऐसे होना चाहिए ना जैसे दिख रहा है फोटो में। बिल्कुल। और तो बढ़िया श्रृंगार का सामान भी रख देना चाहिए, है ना? क्यों? लॉकर में जो है ना, महिलाएं आती हैं, उनको अपना श्रृंगार मतलब वो अपना ऑर्नामेंट्स वगैरह रखने के लिए बहुमूल्य चीज़ें। और साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें मिरर वगैरह होने चाहिए, परफ्यूम वगैरह भी रख दीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो सकता है, प्रियंका जी बता दीजिए तो आप हमारे साथियों को। 3 ईयर है ना सर, 3 ईयर का रेंट लेते हैं एडवांस में। बहुत बढ़िया। तो लॉकर के केस में कस्टमर से 3 साल का जो एडवांस रेंट है वो एज ए एफडी लिया जाता है। साथ ही साथ लॉकर का ब्रेक ओपन का चार्ज भी उसमें ले लिया जाता है। हम्म। तो वो आपकी पॉलिसी में प्रिस्क्राइब रहता है कि 10,000 का लॉकर ब्रेक ओपन चार्ज है,
और रेंट मान लीजिए 1 साल का 2,000 है तो 3 साल का 6,000 प्लस 10,000 16,000 का FDR प्लस 1,000 सर्विस चार्ज, ऐसा करके आपको प्रिस्क्राइब रहता है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है प्रियंका जी बताइए तो, इसके पीछे का उद्देश्य। हाँ अनुज जी या प्रियंका जी कोई भी बताइए क्या हो सकता है इसके पीछे का उद्देश्य। सर इसमें यही है कि यदि हम इन केस फ्यूचर में रेंट रिकवर नहीं कर पाए पार्टी से, तो हम्म। उसके ब्रेक ओपन के जो चार्जेस रहे और जो भी ओवर ड्यू उसमें विद पेनाल्टी जो भी चार्जेस रहे वो रिकवर कर पाए। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई मीडियम और लो रिस्क के कस्टमर है, अगर 3 साल तक लॉकर ऑपरेट नहीं करता है, तो लॉकर ऑपरेट नहीं करने की स्थिति में उसको ब्रेक ओपन कर सकते हैं नोटिस देके। तो जो ब्रेक ओपन करेंगे उसका चार्ज प्लस 3 साल का लॉकर रेंट तो पहले ही दिया हुआ है, तो हम ब्रेक ओपन करके उसको क्या करते हैं सील कर देंगे, पंचनामा बनाएंगे और अलग जगह रख देंगे, लॉकर का ताला वगैरह सब चेंज कर देंगे, उसमें चार्ज पहले ही लिया है, और वो लॉकर दूसरे को रख देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति 3 साल तक नहीं आया है, भले ही रेंट वो एडवांस हमें दिया है जमा करके, और रेंट नहीं जमा कर रहा है रेगुलर रेंट और नहीं आया है, तो हम लॉकर को ब्रेक ओपन कर देंगे। उसके बाद वो नहीं आएगा ऐसा मानते हैं, लॉकर खाली कर देंगे, दूसरे को देंगे, और हम वो जो लॉकर के आइटम हैं वो सेफ कस्टडी में रख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बैंक मस्ट इनिशिएट प्रोसेस फॉर ए सेटलमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर टू लीगल हेयर्स नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि बैंक को सेफ डिपॉजिट लॉकर में जो भी आइटम्स मिलेंगे अपने लीगल हेयर को कितने दिनों के अंदर जो है उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलने के कितने दिनों के अंदर इसको सेटल कर देना चाहिए। तो ये डिसीज क्लेम से रिलेटेड सवाल है। प्रियंका जी क्या हो सकता है इसमें। 15 डेज है ना सर डिसीज क्लेम सेटलमेंट में। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथी क्लियर हैं। 15 डेज जो हैं, अगर नॉमिनी के केस में है या सर्वाइवर है तो 15 डेज है, और अगर विदाउट नॉमिनेशन है तो 30 डेज है। तो कई सारे साथी हमारे यहाँ बोल रहे थे कि ये सवाल, कोई साथी हैं जुड़े हुए हैं 1 से 2 में, ये सवाल ऐसे ही आया था, हो सकता है एग्जामिनेशन 1 हफ्ता पहले हुआ है, तो अब बाद में कई साथी प्रियंका जी तरह मतलब एकदम वो नहीं है स्ट्रांग, कई साथी ना सवाल को चर्चा ही नहीं करना चाहते, मतलब देखने के बाद हो गया ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पर जो है लीगल हेयर्स लिखा हुआ है है ना वर्ड, तो उन लोगों का कहना था कि नॉमिनेशन विदाउट नॉमिनेशन वाला सवाल पूछा था। तो वो सवाल एग्जैक्टली क्या था वो हमारे जो साथी हैं वो बताते हैं। लेकिन जो भी वहाँ अमाउंट आइटम्स होते हैं वो लीगल हेयर्स के लिए होते हैं, नॉमिनी है तो वो सिर्फ ट्रस्टी होता है लीगल हेयर्स का। तो दोनों चीज़ें हमारे साथी जान लें। 15 डेज अगर नॉमिनी के केस में, और 30 डेज जो है विदाउट नॉमिनेशन के केस में, और नॉट एक्सीडिंग 15 डेज है, पूरा वर्ड टू वर्ड ऐसे देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलिए ये लीगल चीज हायर। तो हम्म, हाँ सर मैं बताइए। ये बोल रही थी, जैसे लीगल हायर्स मेंशन किया है तो इसको फिर 15 डेज ही लेकर चलेंगे ना अपन। हाँ वही तो, बहुत सारे साथी जो है, लेकिन बट उसमें क्लियरिटी ये नहीं था, क्योंकि पॉलिसी में भी ना वहाँ पर जो है लीगल हेयर्स के केस में वहाँ 15 डेज लिखा हुआ दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें क्लियर किया कि नॉमिनेशन अगर है तो उस केस में 15 डेज है, और अगर नॉमिनेशन नहीं है तो फिर उसके लीगल हेयर को जाता है 30 डेज में। तो आंसर उसके हिसाब से 30 डे होना चाहिए, है ना। तो वो एक मिनट एक मिनट सवाल पढ़ के हमारे साथी जो है जवाब देंगे, ठीक है। क्लियरिटी है परिधि जी, क्लियर है या अर्पिता जी हैं। सर जी, हाँ जी। ये एफडी और ये नॉर्मल अकाउंट्स के लिए भी 15 डेज और 30 डेज का है ना, चल रहा हाँ है, ये हाँ है हाँ, है ना उनके लिए भी जी। है और ये नॉमिनेशन, चीज लॉकर के लिए भी है। लॉकर के लिए भी है, ठीक है। ये जी 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 जी। ठीक है। चलिए हमारे साथी क्लियर हैं, आगे बढ़ें। प्रियंका जी ये सवाल अच्छा सवाल पूछा गया कि फर्नीचर फैसिलिटी बैंक के ऑफिसर्स को दिया जाता है, तो जो स्केल टू कैडर के जो ऑफिसर हैं उनको एज पर बैंक पॉलिसी कितना फर्नीचर के लिए फैसिलिटी या अमाउंट दिया जाता है, कितना दिया जाता होगा बताइए तो। कोई साथ हमारे सेंट्रल बैंक के टू साथी। लाख 2 लाख, हाँ। 150 और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है। तो 2 लाख रुपए 2 लाख। स्केल 2 में दिया हाँ जाता तो है ना। और स्केल 3 में कितना दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए, है ना, कि 2.25, कितना है, टू 2.5 लाख। थर्टी है शायद सर। टू हम्म। थर्टी ओके। 230।
तो हमारे साथी अपना अपना पॉलिसी का देख लेंगे, है ना, कितना कितना है। ओके। मतलब पॉलिसी में जाके अगर कोई स्टाफ बेनिफिट में ऐसा फर्नीचर में कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर तो स्केल 2 का जो है 2 लाख है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, लोन स्कीम से ऊपर सवाल पूछ लिया। सेंट बिजनेस लोन बैंक का एक स्कीम है। व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट बिजनेस लोन? सेंट बिजनेस लोन में मिनिमम लोन अमाउंट पूछा गया। तो आप 11 लाख। हाँ ज़्यादातर देखेंगे कि हमको लोन में 4 चीज़ें या 5 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। जैसे कि मैं बताया पहले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपका मार्जिन मनी, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, सिक्योरिटी, और आपका कोई डेविएशन या सैंक्शनिंग अथॉरिटी। इतना चीज़ आपको याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा। आप इस सारे सीरीज में देख लीजिएगा कि आपको ये इस चीज़ का आपको दिखेगा कि कैसे सवाल पूछे गए हैं। सेंट बिजनेस लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक लोन स्कीम है जिसमें मिनिमम जो लोन है वो सेंट बिजनेस का कितना है प्रियंका जी, मिनिमम? 11 लाख है सर। हाँ, मिनिमम जो है 11 लाख तो है। सर ना ऐसे याद किया था, अपनी एकमात्र यही ऐसी स्कीम है जिसमें एक ऑड सा फिगर है 11 लाख। जनरली मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख दस का लाख होता है। 5 लाख होता है ना? 5 लाख, 10 लाख, हाँ। हम्म। तो कोई भी लॉफुल ट्रेडिंग सर्विस सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एक्टिविटी या बिजनेस वगैरह के लिए जो लोन दिया जाता है सेंट बिजनेस में, जैसे ट्रेडर्स हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, प्रोपराइटर हो गया, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड को दिया जाता है मिनिमम 11 लाख रुपया। और मैक्सिमम फाइनेंस इसमें 25 करोड़ किया जाता है। मार्जिन इसमें 25% का लिया जाता है। और लोन रिपेमेंट 7 साल का होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इसमें ज़रूरी होता है। और इसमें रियल इस्टेट वगैरह को लोन नहीं दिया जाता है ना, उसको कवर नहीं किया जाता है। तो जैसा कि प्रियंका जी ने कहा, ये स्कीम ऐसा था कि जिसमें मिनिमम जो अमाउंट है वो 11 लाख है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर पूछ लिया। तो यहाँ पर देखिए कितना, 11 लाख है। तो ये तो ऐसे ही मतलब जब साथी लोग जो है पढ़े होंगे तो उनको लिख लिए होंगे, नहीं तो कई साथी गलत भी करके आ गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट बिजनेस लोन? देखिए सेंट बिजनेस लोन का दोनों चीज़ें पूछ लिया, मिनिमम भी पूछ लिया, मैक्सिमम भी पूछ लिया। अब लियो। हम्म। तो मैं अभी बता ही दिया आपको कि मिनिमम 11 लाख है और मैक्सिमम कितना है नितिन जी, मैक्सिमम लोन कितना है? 25 करोड़, 25 करोड़। वहाँ बताइए। 25 करोड़ रुपया मैक्सिमम है। और रिपेमेंट पीरियड है 84 मंथ्स, और इसका मार्जिन है 25%। बस ऐसे ऐसे याद करके आपको टेबुलर फॉर्मेट में हमारे साथी जो दूसरे बैंक के पढ़ रहे हैं वो अपना लिख लेंगे डायरी में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट सॉप लोन स्कीम? सेंट सॉप जो लोन स्कीम है उसका मिनिमम अमाउंट पूछा गया है। क्या है नितिन जी, कुछ आइडिया है आपको? 5 लाख है शायद ना। तो यहाँ पर जो है सेंट सॉप स्कीम्स का मिनिमम पूछा गया। ज़्यादातर अभी इस बार देखा गया है, आप लोग भी तजुर्बा किए होंगे, सवाल तो मेरे सामने हैं सारे। तो उसमें ना लोन का मिनिमम, मैक्सिमम, रिपेमेंट पीरियड, मार्जिन मनी, इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है। तो सेंट सॉप जो है सेंट्रल बैंक का एक स्कीम है। और सेंट सॉप का जो मिनिमम है वो, जैसा कि हमारे प्रियंका जी बता रहे हैं, वो है मिनिमम 5 लाख है। और मैक्सिमम कोई साथी बताएंगे सेंट शॉप में मैक्सिमम कितना है? सेंट शॉप तीन में करोड़ है, 3 करोड़ है क्या? 5 करोड़। 5 करोड़, पाँच पाँच करोड़ है पाँच शायद। करोड़ है ना? ठीक है, अच्छा। 5 करोड़ है। और ये सेंट शॉप स्कीम्स के बारे में, रिपेमेंट पीरियड कितना है सेंट शॉप का, कितना है प्रियंका जी? 180 हमारे इसमें आया था रिपेमेंट पीरियड। हाँ, 180 मंथ्स है। ठीक है। और मार्जिन कितना है? 25% है। ठीक। 25। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर टू व्हीलर्स व्हीकल्स लोन एज पर सेंट व्हीकल लोन स्कीम्स? तो यहाँ पर देखिए रिपेमेंट पीरियड पूछ लिया और टू व्हीलर के लिए पूछ लिया। तो टू व्हीलर के लिए रिपेमेंट पीरियड कितना होता है पूर्वा जी, आप बताइए। तो आपने किया होगा लोन वगैरह किसी को, है ना? नहीं है तो कल करके देख। 5 ईयर, 5 ईयर सर किया है। हाँ देखिए बताइए हैं, 5 साल है ना? तो 5 साल में टू व्हीलर का रिपेमेंट हो जाना चाहिए। तो आप सब सहमत हैं? तो सीधे चलते हैं उत्तर पर।
60 मंथ इसका रिपेमेंट होता है। अगर 4 व्हीलर का है तो कितना होगा 4 व्हीलर का? 84 मंथ। अभी सर हमारी 54। एलपीजीबी की नई जो आई है ना, उसमें 96 कर दिया है उन्होंने, 8 ईयर के लिए कर दिया है उसको, बहुत बढ़िया, अभी जस्ट अभी नवंबर में लेटेस्ट आई रिवाइज है। कर दिया है ना। तो आपको सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा, वो भी 31 दिसंबर को एग्जाम रखा है आपका। है प्रियंका जी बताइए। यस सर। 31 दिसंबर को हम 31 को। लोग, हाँ 31 दिसंबर को हम लोग कह रहे होंगे कि रास्ते में फिर से फेरों का चक्कर आ गया, अभी जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया। और ये देखिए हैं, ये कैसा फिर से एग्जाम का चक्कर आ गया। 31 तारीख को कोई एग्जाम देता है जी? हाँ, ये एग्जाम 31 तारीख को कैसे रखा गया? कौन सा दिन आ रहा है 31 को? सर बुधवार है। आप बताइए, आप सब एग्जाम देने जाएंगे तो बैंक कैसे चलेगा जी? बंद हो जाएगा क्या जो? वो चेंज हो सकता है, ऐसे लगता है। नहीं होगा सर, आ गई डेट, आ गई मतलब अब नहीं होगा। हाँ, ये तो अनोखा ही डेट है। वर्किंग डेज में कैसे ले रहे हैं सर एग्जाम? वही तो वर्किंग डे में स्ट्राइक टाइप में नहीं हो जाएगा हमारे? हमारे यहाँ होती है लास्ट टाइम, जब मेरा 0 से 1 का था ना, तभी हम्म, भी वर्किंग डेज में ही गई थी मैं। तो और आपके तभी बैंक, भी ऐसे ऑड डेट दी थी उन्होंने। और हम्म, प्रमोशन की डेट भी मेरी ऐसी थी, 1 दिसंबर को मेरा प्रमोशन हो गया था, मतलब रिजल्ट दिया था इन्होंने, ऐसी ही तो थी। वो कैसे करेंगे, मतलब उसमें ब्रांच कैसे चलेगा फिर? ऐसे दिक्कत आएगी ना तो। बाकी लोग करेंगे सर, अब क्या करें। या जो एग्जाम नहीं दे रहा है वो मैनेज करेंगे, है ना? यस सर, यस डेपुटेशन सर। वगैरह व्यवस्था करेंगे। हाँ। तो मैक्सिमम रिपेमेंट, मतलब ये सवाल आपको दिखाता है कि आपको रिपेमेंट पीरियड याद रखना है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द एनुअल इनकम क्राइटेरिया फॉर 4 व्हीलर व्हीकल लोन अंडर सेंट व्हीकल स्कीम? सेंट व्हीकल में 4 व्हीलर को लोन देना है, जिसमें मैक्सिमम 2 करोड़ तक दे सकते हैं। तो उसका मिनिमम, उसका इनकम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? प्रियंका जी, कितना रुपए कमाते रहना चाहिए तो हम उसको देंगे? 3 लाख, 3 लाख रुपए। हाँ, ये तो अच्छा याद है आपको। 3 लाख रुपए। और 2 व्हीलर के लिए? 180, मतलब वन वन लेख एट्टी। एटी थाउजेंड हाँ, ये पहले ना, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी ये 2,40,000 था, अभी ये चेंज हो गया, हम्म। है ना। तो ये चेंज ट्रेंड ये हुआ। दिखाता है कि जहां भी बदलाव होंगे उसी से एग्जामिनेशन को लगाव होंगे, है ना। तो जहाँ बदलाव हुआ होगा वही क्वेश्चंस जो हैं वो, जहाँ भी बदलाव हुए हैं उसी में एग्जामिनेशन के लगाव हुए हैं। और देखिए, सवालों के भी ऐसे चुनाव हुए हैं। तो ये जो है 3 लाख रुपए 4 व्हीलर का अगर लोन लेने आता है कोई ग्राहक, तो उसकी इनकम, एनुअल इनकम 3 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए। तब जाके वो 4 व्हीलर का लोन के लिए एलिजिबल होता है। और 2 व्हीलर के लिए 1,80,000 मतलब कम से कम 15,000 रुपये महीना कमा रहा हो, तब जाके हम उसको 2 व्हीलर लोन देंगे। और मैक्सिमम लोन याद रख लीजिए 2 करोड़ है। और रीपेमेंट पीरियड आपका जो है, अभी जैसे हमने आपके 2 व्हीकल लोन में डिटेल पढ़ा है ना, कि पुराना गाड़ी के लिए कितना होता है, नया गाड़ी के लिए कितना होता है, ये सारा चीज़ें याद रख लीजिएगा। What is the maximum education loan under revised priority sector lending guidelines with effect from 1st 6 लाख। April 2025? कितना है जी? 25 25। लाख। 25 लाख है सर, 25 लाख। 25। 25 लाख से, चाहे वो इंडिया में स्टडी कर रहा हो चाहे अब्रॉड में स्टडी कर रहा हो, प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस बार एग्जामिनेशन में। आप लोग भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन आपको 10 नंबर दिला सकता है। उससे ज़्यादा भी दिला सकता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स भी आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एजुकेशन लोन अंडर प्रियरिटी सेक्टर रिवाइज गाइडलाइन? वो होता है 25 लैक्स। ये पहले 20 लाख था, जिसे बढ़ा दिया गया। 24 मार्च 2025 को आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन जारी किए, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। According to the revised priority sector lending guideline issued by Reserve Bank of India in March 2025, the maximum eligible home loan amount rupees how much in the location where population above 50 lakhs? तो अब बताइए, ये तो बड़े, कितने बार याद दिलाएं प्रियंका जी, बताइए हैं आप तो सर कितने 50 बार पढ़ चुके? लाख, 50 लाख, 50 लाख। कितना बढ़िया, इसको पढ़े हैं, हमारे सभी साथी याद हो गया क्वेश्चन होगा में कि आंसर है उसका। हाँ हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर है। 50 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन तो कितना लोन दे सकेंगे ममता 50 लाख। जी? 50 लाख। और अगर 50 लाख से कम और 10 लाख से ज्यादा है तो कितना दे पाएंगे?
45 लाख। 40। ओके। और 10 लाख से कम है तो कितना दे पाएंगे? 35। 35। 35। और अगर 35 लाख हम लोन दे रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट कास्ट कितना होना चाहिए? 44। और अगर 44 लाख। 45 लाख दे रहे हैं तो कितना होना 44। चाहिए? 57 57। और 57। और 63। 50 दे रहे हैं तो? और 63। बस इतना याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी याद कर लीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अगर 10 लाख से कम है तो कितना होगा? 10 लाख। ओके। और अगर 10 से 50 के बीच में 10, होगा? 12 और 15। 12। और आपको क्या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, आप बताइए। एग्जाम बीच वाले। नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट वाला। मैक्सिमम। हाई मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम क्योंकि वाला। उसमें कस्टमर का मैक्सिमम बेनिफिट होता है ना, इसीलिए। हालांकि पूछ तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक दृष्टिकोण ऐसा होता है कि जिसमें बेनिफिट ज़्यादा है मैक्सिमम उसको पूछता है। या लोअर लेवल में, जैसे अभी प्रियंका जी बता रहे थे, सेंट बिजनेस में नॉर्मली 10 लाख किसी में होता है, 5 लाख होता है, लेकिन इसमें 11 लाख है, तो वो उसको थोड़ा यूनिक नंबर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर क्लासिफिकेशन एज माइक्रो इंटरप्राइजेज एज पर द न्यू डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द एमएसएमई सेक्टर? एमएसएमई में नए डेफिनेशंस, रिवाइज डेफिनेशन आए हैं, उन्होंने इसमें चेंज किए हैं। एमएसएमई में 3 यूनिट्स होते हैं: एंटरप्राइजेस, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर पूछा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा माइक्रो के लिए। तो ममता जी बताइए, पढ़ा है आपने? पढ़ा है जी? हाँ अनुज, पढ़े हो? हाँ ममता जी बोलिए। यस सर, पर है 2.5 7.5। करोड़ है सर, 2.5 करोड़। हाँ 2.5। हाँ, 2.5 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ऐसा उद्योग धंधा, ऐसा प्रतिष्ठान, ऐसा एंटरप्राइजेस जिसको पूरी तरह से स्थापित करने के लिए उसकी लागत जो है 2.5 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2.50 करोड़। ऐसा उद्योग धंधा, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा प्रतिष्ठान, ऐसा एंटरप्राइजेस जिसको स्थापित करने के लिए, मतलब इतनी कितनी लागत लगा दें कि वो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए और रनिंग कंडीशन पे आ जाए, प्रोडक्शन चालू कर दे, है ना। तो वो लागत पूछा गया, तो वो कितना होगा? 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए, है ना। तो 2.5 करोड़ तक है तो माइक्रो होगा। 2.5 करोड़ से ज़्यादा का लागत चाहिए इंडस्ट्री को बिठाने के लिए, 25 करोड़ तक, तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल। और स्मॉल। 125 हो जाएगा वो मीडियम। मीडियम हो जाएगा। एक और क्राइटेरिया भी इनके साथ है, कोई साथी बताएगा? प्रियंका जी आप बता दीजिए। टर्नओवर। टर्नओवर का। हम्म टर्नओवर टर्नओवर का है सर, क्राइटेरिया। टर्नओवर का। बता दीजिए। 2.5। पॉइंट फाइव का 10 करोड़, 25 करोड़ का 100 करोड़ और 125 करोड़ का 500 करोड़। 4 ठीक, टाइम्स। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए मेरा सवाल। हमारे इसमें मीडियम का पूछा था। मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल ममता जी से। ममता जी, एक इंडस्ट्री को बिठाने में उसकी लागत 5 करोड़ है, ठीक है। एक इंडस्ट्री को लागत जो है वो 5 करोड़ है। हाँ और जी सर। उसका जो टर्नओवर है वो आपका 8 करोड़ है, ठीक है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, मतलब कौन सा यूनिट कहलाएगा? उसका टर्नओवर है 8 करोड़। और लागत है 5 करोड़। वो तो माइक्रो में, वो तो उसमें हो गया ना, उसका इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल में आ गया। हाँ, तो ये यही है, कंफ्यूजन करेगा। तो आप ये समझ लीजिए, दोनों में से कोई भी थ्रेशोल्ड पार कर गया ना, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा। इन्वेस्टमेंट ऊपर चला गया तब भी। हाँ। और अगर सवाल को अभी बदल दूं मैं, कि अगर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसका टर्नओवर 12 करोड़ हो गया, तो तो भी स्मॉल में जाएगा तो फिर। भी स्मॉल में जाएगा। तो दोनों का थ्रेशोल्ड कोई से भी आगे पीछे हो गया तो ठीक है, चलो क्लियरिटी हो गया हमारे साथियों के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वाह क्या नज़ारा है ना। लोन अप टू रुपीज हाउ मच लैक टू इंडिविजुअल सोलली एंगेज्ड इन allied एक्टिविटीज विदाउट एनी accompanying लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया एज पर द रिवाइज प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइड। तो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन में एक बदलाव किया गया है।
ऐसे किसान, ऐसे सॉरी किसान ही क्या बोलेंगे, ऐसे लोग जिनके पास लैंड होल्डिंग ही नहीं है तो उनको एलाइड एक्टिविटी के लिए कितना रुपए का लोन दिया जा सकता है? कितना रुपए दे सकते हैं अभिषेक जी? हम्म प्रियंका जी कुछ याद आ रहा है, कितने रुपए दे पाएंगे? 2.5 लाख एक रुपए। सर करोड़ 2 करोड़ सर, 2 करोड़। करोड़? जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं उनको 2 करोड़ दे दोगे यार? ढाई एक ढाई करोड़ लाख 1 करोड़? ममता जी जम्मू एंड कश्मीर में हमको, 2 लाख है सर, 2 लाख है। हम लोग जम्मू 2.5 लाख कश्मीर आएंगे घूमने। 2 करोड़? 2.5 लाख। 2.5 लाख नहीं, है। 1 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख। देखिए क्या है, अब सवाल 2 लाख है सर। हाँ पहले 2 लाख था, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया ना, अभी बदलाव किए गए ना, इसीलिए तो सवाल पूछा है कि मान लीजिए कोई व्यक्तिगत मतलब सिटीजन है, व्यक्तिगत है, और वो एलाइड एक्टिविटी में एंगेज्ड है। एलाइड एक्टिविटी का मतलब गोटरी, पोल्ट्री, फिशरी, है ना, ये एलाइड एक्टिविटी कर रहा है विदाउट एनी लैंड होल्डिंग, उसके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, ठीक है, लैंडलेस लेबर है, और तो उसको आप एलाइड एक्टिविटी के लिए कितना दे सकते हो, ये कहा गया है ना। अगर ये दिया गया तो इसको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा इसको, डेफिनेशन को कौन सी कैटेगरी में किया गया है? हाँ प्रियंका जी, आपको वहाँ आपने पढ़ा होगा कि ये जो किया गया है, इसको किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में? इसको किया वीकर गया सेक्शन। वीकर सेक्शन में, और इसको किया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के कैटेगरी में रखा गया है, हाँ। क्योंकि इनके पास और लैंड ही नहीं है ना, हम्म, इनके पास लैंड ही नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का डेफिनेशन क्या है? ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है उसको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से ऊपर या 2 हेक्टेयर तक की जमीन है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर कहते हैं। और यहाँ पर इस किसान के पास क्या लैंड होल्डिंग ही नहीं है, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के अंदर आएगा और वीकर सेक्शन में आएगा। इसकी लिमिट 2.5 लाख कर दी गई है। उसके पास लैंड है ही नहीं तो खेती क्या करेगा, इसलिए वो एलाइड एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा अनुज बताओ, कौन सा व्यापार, कौन सा एलाइड एक्टिविटी करेगा ये? सर गोटरी कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, और मत्स्य अलाइड पालन भी नहीं कर एक्टिविटीज में सकता ये, मत्स्य पालन के मत्स्य लिए पालन, भी तो जगह चाहिए ना। ये कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मुर्गी बकरी पालन, पालन कर सकता है ना, केवल बकरी पालन, मुर्गी पालन सर, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन कर सकता है। मुर्गी पालन। और दूसरा मान लीजिए फिशरी करेगा तो किसी का वो किराए पर लेगा या किसी से, है ना, लीज पर लेगा। सर जी, जैसे दूसरे जो भी जानवर जैसे लेते हैं, जैसे घोड़े और ऊंट लेते हैं, तो क्या ये भी इसमें अलाइड एक्टिविटीज में आ जाएगा? तो उसमें कहाँ फिजिबिलिटी आएगा? 2.5 लाख का वहां तो उसकी यूनिट का खर्चा कितना हो रहा था ना, लाखों में है वो तो। जी जी। आपको कौन सा स्कीम पढ़ा हो ना अभी? था प्रायोरिटी सेक्टर वाला। एनिमल हस्बेंड्री है ना, तो वो अलग स्कीम है, उसके लिए थोड़ा दमदार चाहिए ना। उसके देखो आप घोड़ा लोगे, घोड़ा का रखेंगे कहाँ है? प्रियंका जी आप बताओ, घर में तो नहीं रखेंगे ना घोड़ा, रखने के लिए कहाँ चाहिए? हाँ। जगह चाहिए, फॉर्म चाहिए। इसके पास तो लैंड ही नहीं है यार, लैंड ही नहीं है, कहाँ रखेगा यार अनुज बताओ। आप आपके एमपीजीबी बैंक में आके बांधेगा अगर उसको लोन दिया ना तो बैंक में बोलेगा कि सर आपने लोन दिया है तो आप जगह दीजिए, इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विकास जी हमारे लाइन पर हैं, लाइव फुटेज अपने घर से दिखा रहे हैं, विकास शर्मा जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो अगला। इनके लिए सर अलाइड एक्टिविटीज में क्या, ये सिर्फ गॉटरीज और ये वो हो जाएगा क्या, जो सीप रखते हैं, जो सीप भेड़, हाँ ये भी आ जाएगा, भेड़ में ये भी आएगा? हाँ हाँ, ये भी हो जाएगा, है ना। तो ओके सर, ओके। आप एग्री इसको अलाइड एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। एग्री अलाइड एक्टिविटी में कर सकते हैं। इसमें देखो जब भी लोन देते हो ना, उसमें क्या होता है कि आप फिजिबिलिटी देखते हो ना, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और वो व्यक्ति का सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें आप अगर अलाइड एक्टिविटी में जानकारी के लिए आप देखेंगे ना, तो एक्चुअल में अलाइड एक्टिविटी क्या होता है कि जो भी किसान है वो खेती के अलावा उनको और इनकम बढ़ाने का संसाधन देता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, गोटरी हो गया, या सीप रेयरिंग हो गया, है ना, बकरी और भेड़ पालन बोलते हैं ना। और एक पिग फार्मिंग होता है ना, मधुमक्खी पालन होता है, हनी बी कीपिंग बोलते हैं, सेरीकल्चर होता है ना, हार्टिकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, मशरूम
कल्टीवेशन होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, फॉरेस्ट्री होता है, ये सारे जो हैं एलाइड एक्टिविटी होते हैं। तो ये एलाइड एक्टिविटी में जो फिजिबिलिटी होगा उनको तो ही लोन देंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस एज पर द रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस ना डायरेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है टारगेट देता है बैंकों को, कि कहता है कि आप बैंक का काम करने के अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किया गया, उसमें आपको इतना परसेंट लोन देना ही देना है। तो माइक्रो इंटरप्राइज का टारगेट कौन बताएगा? 7.5। 7.5%। 7.5% है ना। तो 7.5% ऑफ ANBC आर CEOBE विच एवर इज हायर। तो ये जो है ना, ये अभी पिछले साल या इस साल भी देखें, ये सवाल जो है बहुत पूछ रहा है माइक्रो इंटरप्राइजेस का। बताइए इसके पीछे का कारण क्या होगा? MSME का सवाल जो है बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से लेके देश के जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने MSME को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, और हमारे देश को 2047 में विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो MSME जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्सटेंडेड आर्म्स खोले हैं। इसीलिए इसको जो है, अब भारत में क्या है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या है? कोई बताएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस का डेफिनेशन क्या है? लागत कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? लागत कितनी होनी चाहिए माइक्रो का? 2.5 करोड़ ढाई तक। 2.5 करोड़ टर्नओवर कितना? और 10 करोड़। 10 करोड़। तो भारत में देखिए जितने लोग हैं, हम इसको लक्ष्य इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इसमें ना 2.5 करोड़ तक की एक बड़ी इंडस्ट्री है। आप अपने अपने इलाके को आप एज्यूम कर लीजिए कि 2.5 करोड़ में एक बढ़िया सी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, है ना। और उसमें काम का चालू हो जाएगा, कई लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उत्पादन हो जाएगा, सर्विस कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको टारगेट दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, for an Indian startup to be eligible for recognition, in its annual turnover must not exceed how much crore in any financial year since in its incorporation। स्टार्टअप के डेफिनेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि स्टार्टअप को ना जो बेनिफिट दिया जाता है, तो वो पूछ रहा है कि उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए बताइए तो प्रियंका जी। स्टार्टअप टर्नओवर 50 करोड़ है शायद। स्टार्टअप जो यूनिट्स हैं उनको सरकार क्या करती है कि बेनिफिट देती है, बहुत सारे रिलैक्सेशन देती है ना। तो इसमें जो है आपका स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहते हैं कि 10 साल तक जो है वो होना चाहिए। स्टार्टअप के कंडीशंस होते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो एज है 10 साल से कम होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको DPIIT कहते हैं, ये जो है ना इकोनॉमिक स्केल अप पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक बिजनेस मॉडल जो है स्टार्टअप यूनिट के तौर पे प्रस्तुत किया। तो स्टार्टअप जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक नया यूनिट, बिजनेस एंटिटी जो है बनाया गया है नए प्रोडक्ट, नए सर्विस और बिजनेस मॉडल के तहत। और ये स्कीम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, भारत में इंडस्ट्री कल्चर को प्रमोशन मिले, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले, मतलब भारत में चीज़ें बने और विदेश जाए, इसके लिए उन्होंने एक स्टार्टअप यूनिट की व्याख्या को एक बड़ा आयाम दिया, जिसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्केलेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पोटेंशियल बिजनेस, प्रोसेसिंग, नया प्रोडक्ट, नवाचार, सर्विस, ये जो मोदी जी का भाषण सुनते हैं कि नहीं, है ना प्रियंका जी, है ना, कैसे बोलते हैं ना, वो सारे विचार हम्म। को वो ना स्कीम्स में डालते हैं। तो इस स्टार्टअप यूनिट्स के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखा है। मतलब किसी भी यूनिट को स्टार्टअप या एंटिटी को स्टार्टअप बोलेंगे अगर वो 10 साल से कम पुराना हो जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, वो जो स्टार्टअप है या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म से हो, LLP हो,
ठीक है, कंडीशन में हल्का सा बता भी दे रहा हूँ आपको। तो पहला 10 साल से कम हो, और रजिस्टर्ड हो, जिस तारीख से रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक जो क्राइटेरिया है जो यहाँ सवाल पूछा है कि उसका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से वो इनकॉर्पोरेशन हुआ है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन है, तो उसको जो है बेनिफिट मिलेगा, और जो है उसको फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टअप का डेफिनेशन का एक मेन पॉइंट है। तो ये जो है पार्ट, और स्टार्टअप जो होते हैं उनको क्रेडिट लिंकेज लिंकेज मिलता है ना, वेंचर कैपिटल मिलता है, एंटरप्रेन्योर जो कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं, सीजीटीएमएससी है, पीएमएजीपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारी चीज़ें जो है उनको वित्त पोषण मिलता है, लिंकेज मिलता है। सर इसमें अमाउंट की भी कोई सीलिंग है ना? अमाउंट की सीलिंग किस में, अमाउंट की, लोन के अमाउंट की सीलिंग है 50 स्टार्टअप, करोड़ की है। हाँ 50 करोड़ की है। अमाउंट 50 कितना है? 50 करोड़ की सीलिंग है। मतलब 50 उसका करोड़ मतलब, अमाउंट है हाँ और टर्नओवर उसका 100 करोड़ 100 करोड़, होना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि उस स्टार्टअप को बैठाने में जो खर्चा है, लागत ना 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोन जी। की लिमिट भी 50 करोड़ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 50 करोड़ से ऊपर से लागत से बन रहा है तो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। हालांकि आपके पॉलिसी में कहीं भी वो 50 करोड़ वाला नहीं दिया, लेकिन आरबीआई ने क्लियर किया है कि कोई भी यूनिट स्टार्टअप कहलाएगा, चाहे एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, अगर उसमें लोन जो है 50 करोड़ तक की होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक, तो यहाँ 3 कंडीशन है: 10 साल से छोटा होना चाहिए उसकी एज, और 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 50 करोड़ की लिमिट होनी चाहिए। कई साथियों ने 50 करोड़ लिख के भी आए हैं, क्योंकि ये सवाल पूरा नहीं पढ़े होंगे, यहाँ टर्नओवर पूछा है ना, लोन पूछता तो 50 करोड़। ठीक है प्रियंका जी। अगला सवाल ठीक है। आपकी स्क्रीन पर: द मैक्सिमम फाइनेंस फॉर ए borrower अंडर priority सेक्टर lending अगेंस्ट ए negotiable warehouse receipt ऑफ इलेक्ट्रॉनिक NWR इज हाउ मच रुपीज? अब बताइए, है ना, प्रियरिटी 90 लाख। सेक्टर कितने क्वेश्चन हो गए? 90 लाख। हाँ पूर्वा जी, प्रियरिटी सेक्टर के कितने क्वेश्चन हो गए 90 लाख। हमने, आप सर बताइए। 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे प्रायोरिटी सेक्टर के, मुझे पूरा हाँ, पक्का यकीन है। देखिए हमने आपका पूर्वाभास पहले से करा दिया था, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चाय पिलानी पड़ेगी आपको। हम्म। आऊंगी सर, भोपाल आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक बात है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फाइनेंस जो है कितना है, जैसे कि अनुज जी ने बताया और पूर्वा जी ने बताया 90 लैक्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली निगोशिएबल नहीं है तो कितना होगा? 60 लाख। 75 लाख। 75 लाख। नहीं। 60 आप जैसे 75 लाख। क्लेरिफाई कर दीजिए हमारे साथी को। पहले 50 लाख था सर, उसमें उसको बढ़ाकर 60 कर दिया है। हाँ, और ये 75 था, इसे बढ़ाकर 90 कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है, मतलब उसकी मार्केटिंग थोड़ी इजी हो जाती है, कहीं से भी वो बिक जाएगा, है ना। और नॉन नेगोशिएबल जो है ना, वो फिजिकल मतलब लोकल में ही बिकेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक मैक्सिमम फाइनेंस लिमिट जो है इसको बढ़ाया है। नेगोशिएबल है इलेक्ट्रॉनिकली तो उसको 90 लैक्स तक कर दिया है, प्रियोरिटी सेक्टर में होगा। और ये जो वेयर हाउस में माल रखता है उसके अगेंस्ट हम लोन देते हैं, क्योंकि एक किसान जो है अपना पैदावार को वेयर हाउस में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जिस समय पैदा किया है उस समय सभी जगह में फसल रखे हुए हैं, तो उसको सही भाव नहीं मिलता है। तो जाके जैसा पीछे आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर गोडाउन में रख देगा, यहाँ सेफ्टी रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और वो रिसीट को लेके, लेकिन किसान है उसको पैसा तो तुरंत चाहिए, है ना। तो वो बैंक में आएगा और रिसीट को रख के हम उसको लोन दे देंगे, तो 90 लाख तक का लोन देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। और ये लोन का रिपेमेंट पीरियड कितने महीने का होता है, ममता जी बताइए, तो पूर्वा जी या कोई बताइए। सर सर हम्म। सर 12 महीने का होता सर। हाँ, तो ये 12 महीने के अंदर जो है इसको रीपे हो जाना चाहिए। तो रीपे कैसे होगा? इसको बेचेगा तो रीपे होगा। अब 12 महीने के पीछे का फंडा क्या है बताओ? अगर ये 12 महीने में नहीं बेचेगा तो अगला फसल कहाँ रखेगा? क्योंकि फसल का भी तो साइकिल होगा ना, फिर से नया फसल आएगा, ये सारी चीजें है ना। इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया है ताकि वो नहीं तो खराब ना हो, और भी है ना, इसलिए ये चला जाएगा, नहीं तो पता चला अपनी वैल्यू ही कम हो गई। तो ये आपका 12 महीने का रिपेमेंट पीरियड है। ऐसे सर ये। इसी में एक सवाल पूछना था आपसे हाँ कि इसकी रिसिप्ट को प्लेज रखते हैं क्या, प्लेज करते हैं? हाँ, बताइए तो प्रियंका जी क्या करेंगे इसकी रिसीट को? हम्म
चार्ज हाँ, चार्ज प्लेन। चार्ज क्रिएट क्या करेंगे बोल रही हैं? तो चार्ज क्रिएट होता है यहाँ पर प्लेज। प्लेज, क्योंकि ये देखिए, वेयर हाउस में से सामान वो नहीं निकाल पाएगा। वेयर हाउस में उसका जो हिस्सा है वो लॉक रहेगा, और उस ताले की चाबी वहाँ सील्ड रहेगी आपका, हाइपोथेटिक ऐसा करके, मतलब उसमें, सॉरी, उसमें जो है आपका सील रहेगा, आपके बिना इजाज़त से नहीं खोल पाएगा। तो रसीद जो हमारे पास रहेगा यहाँ प्लेज होता है। वेयर हाउस में प्लेज होता है। तो यहाँ पर जो है आपका प्लेज होगा चार्ज क्रिएशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। रिन्यूअल टास्क का प्रीमाइसेस लीज डीड इज टू बी स्टार्टेड बिफोर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीज एक्स पर द प्रीमाइसेस पॉलिसी। बैंक के प्रीमाइसेस पॉलिसी में के अनुसार ये कहा गया है कि ये प्रीमाइसेस का लीज डीड अगर एक्सपायर हो रहा है तो कितने महीने पहले से रिन्यूअल की कार्रवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्रीमाइसेस पॉलिसी पढ़ना ही पड़ेगा आपको हमारे साथी। 12 महीने है ना शायद सर, 1 साल पहले से शुरू कर हाँ, देते ये हैं। तो बढ़िया है। आप तो प्रीमाइसेस पॉलिसी को आपको पढ़ना ही होगा। कितने साल का रेंट एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट होता है, कब कब बढ़ता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, कितने परसेंट का है। तो यहाँ पर रिन्यूअल टास्क पूछा गया, तो रिन्यूअल टास्क में आप देखिए 12 महीना है। कितना है? 12th मंथ, 12 महीना पहले ही आपको एक्टिविटी चालू करना है। क्यों करना है बताइए, इसके पीछे का कारण क्या होगा प्रियंका जी? 12 महीना पहले क्यों करना होता है? सर इसलिए करना होता है कि यदि सब कुछ दोनों पार्टियों की तरफ से एग्री रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक पार्टी को भी यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो बैंक को भी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सफिशियंट टाइम होगा। हाँ, तो थोड़ा मतलब ये होता है ना, अब इसमें लीगल कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई नेगोशिएशन में दिक्कत आ गया तो समय लगता है। और बैंक में हम इतने लोगों का डिपॉजिट रखे हुए हैं, कल के लिटिगेशन आएगा, बैंक ब्रांच खोलने नहीं मिलेगा तो फिर हमको असुविधा होगी, इसलिए हम 12 महीने पहले से चालू करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर प्रीमाइसेस पॉलिसी इट इज मैंडेटरी टू पब्लिश प्रेस एडवर्टाइजमेंट इन केस ऑफ ऑफिस अकोमोडेशन विथ मंथली रेंट अप टू हाउ मच रुपीज एंड अबव इन मेट्रो टाउन ऑफ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। तो मेट्रो सेंटर में अगर कोई प्रीमाइसेस बैंक ले रही है तो वहां पर अगर उस प्रीमाइसेस का रेंट कितने रुपए या उससे अधिक का होगा मंथली रेंट, तो आपको प्रेस एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना अनिवार्य है। ये 1 लाख। सवाल। और हमारे साथी बताएंगे। हाँ जी, जो जो साथी और जानते हैं कुछ कुछ बताएंगे। कोई ममता जी, ये कितना रुपए होगा रेंट? अपनी अपनी पॉलिसी पढ़े हैं तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम लोग पढ़ा ही देंगे। तो मेट्रो सिटी में 1 लाख या 1 लाख से एबव अगर है तो वहां पर पब्लिश करना पड़ेगा प्रेस एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि बैंक जो है हमको वहां पर रेंट ले रहे हैं, है ना, तो वहां पर पब्लिश करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट। और अदर सिटीज में 50,000 तक की सीलिंग है, मतलब अदर देन मेट्रो में, और मेट्रो में ये 1 लाख का है। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी हमारे यहाँ पे भी जैसे रेंट के प्रीमाइसेस के लिए निकला था ना अभी टेंडर, तो हम्म हमारे यहाँ पे भी जैसे 2 न्यूज़पेपर में बोला था उन्होंने। हम्म तो 2 न्यूज़पेपर में हुआ था, पर अभी जो उसका रेंट जो डिसाइड हुआ फाइनेंशियल बीट के अकॉर्डिंग, वो हम्म 45,000 ही हुआ है। मतलब उसने बीट 30 रुपए पर स्क्वायर फीट डाली थी। ऐसा ओके। हुआ था अभी। तो आपकी पॉलिसी पढ़ के हम लोग देख लेंगे पॉलिसी में क्या लिखा है। पॉलिसी पढ़ना ही पड़ेगा, प्रीमाइसेस पॉलिसी तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल हमको आ ही रहा है। प्रीमाइसेस पॉलिसी इसलिए हम लोग जरूर पढ़ेंगे, है ना। आपकी प्रीमाइसेस पॉलिसी पढ़ा दी क्या एमपीजीबी का? अभी तो नहीं पढ़ी है सर। अभी नहीं पढ़ाया सर जी, अभी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक बात है। तो कोई ना। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ पॉलिसियां दूंगी जो अभी एमएसएमई की जो नई स्कीम आई है ना लेटेस्ट, हाँ जिस पे हाँ, अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है मे भी उससे क्वेश्चन बनेगी। तो 3-4 है, ज्यादा नहीं है पॉलिसी। पढ़ा तो देंगे। प्लीज आप उनको एक बार देख लीजिएगा ना। पढ़ा देंगे, आप तो दे दीजिए, है ना। ओके सर। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। सर जी, हाँ ये जो मैडम बात कर रही थी अभी, ये भी हम्म एमपीजीबी से है। हाँ हाँ, आवाज देखिए कितना खरा खरा है, सोने की तरह। जी, तो मैंने एमपीजीबी से।
वो थोड़ा पूछना था, मतलब कंसल्ट करना था, तो इसीलिए बोल रहा था कि एमपीजीबी से 0 to 1 तो दे रही हैं कि 1 to 2 दे रही हैं, या टू टू हाँ, टू थ्री दे रही हैं? किस तरह बैंक में आप गोपनीयता बरकरार रखते हैं, आप स्टेशन में भी गोपनीयता अच्छा बरकरार अच्छा अच्छा अच्छा, ओके रखें। ओके ओके एक दूसरे का ओके। सम्मान करते चलिए। हम तो प्यार मोहब्बत से यहाँ पढ़ते हैं, है ना? तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हमारे इनसे पूछने के लिए, इनसे पूछने के लिए कि भाई अगर हम्म, कभी समय रहा सभी तो हम साथी का पूछ सकते सम्मान हैं इनसे। करिए और साथ में चलिए, है ना? ठीक है। ओके। आज के सेशन में तो वो लर्नर है ना? फिर दिन में वो बैंकर हो जाएंगे। दिन में तो किसी को नहीं पहचानते वो। हम भी बोलेंगे हेलो तू कौन, रात को मिलेंगे, रात को पढ़ेंगे, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। चलिए। तो फॉर एन इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर ए सब्सिडी इज डिटरमाइंड बाई 35% क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी on the eligible project cost with a maximum ceiling of rupees how much lakh as per the PMFME schemes। तो PMFME स्कीम्स से जुड़ा हुआ ये सवाल है। इसमें बोल रहा है कि कितने लाख रुपए तक के लोन में जो है वो सब्सिडी दी जाती है। तो 10 लाख रुपए? एज सच तो कोई इसमें मैक्सिमम फाइनेंस की सीलिंग नहीं है, लेकिन सब्सिडी जो 35% मिलता है उसके लिए जो है वो एक सीलिंग है। वो कितने का है प्रियंका जी, आप बताइए तो। कितने रुपए तक के लोन में आपको 35% की सब्सिडी दी जाती है? सर मुझे तो कुछ 2 CR याद आ रहा है। 2 CR वो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में है ना? तो फिर इसमें 10 लाख है। 10 लाख है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 10 लाख होगा। एक्चुअल में ये प्राइम मिनिस्टर जो PFME है ना, फूड प्रोसेसिंग फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस है। तो ये योजना जो है, जो भी खाने पीने की चीज़ हैं उनको प्रोसेसिंग करने के लिए जो छोटे उद्यमी हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। ये एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनमें टेक्नोलॉजी और उनमें विस्तार करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी देता है, जो उसकी सीलिंग है 10 लाख रुपए तक। अगर 10 लाख रुपए का लोन है तो वहाँ पर एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी देता है जो 35% है। और ये इसका यूनिक फीचर है। मतलब चाह रहे हैं कि अगर कोई टमाटर पैदा कर रहा है ना, तो वो उसकी प्रोसेसिंग भी कर ले। तो उस प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो जो चीज़ें उसको मिलेंगी ना, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और उसका आधुनिक तकनीक के लिए उपकरण, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल रहेंगे, ताकि ना जो स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे आप देखे होंगे आप लोग, प्रियंका जी भी जानते होंगे, इधर जब जब ये होशंगाबाद तरफ जाते हैं तो बैतूल तरफ तो जंगल पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट के उत्पाद जो है सड़क किनारे रखते हैं ना प्रियंका जी। जी जी सर। तो वो किसान है, तो उनको ना तकनीक में सहायता मिल जाए, प्रोसेसिंग हो जाए, उसकी अच्छी पैकेजिंग हो जाए, ब्रांडिंग हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, और ग्रामीण एरिया में भी रोजगार मिल जाए, उसके लिए 10 लाख रुपए तक की एक सीलिंग है जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है 35%। यही है PFMME। अब खास करके सबसे बड़ी बात इसमें और देख लीजिए, इसमें ना जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, है ना, उनको लिए भी यहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर जो सीड कैपिटल है या बीज पूंजी जो है उनको भी यहाँ पर दिया जाता है। ये बात कही गई है। अदरवाइज एक आपने बात तो सुनी होगी कि एक किसान आलू पैदा करता है, वो आलू को बिजनेसमैन 2 रुपए में खरीदता है और उसकी प्रोसेसिंग कर देता है चिप्स के रूप में, और उसी किसान के बच्चे को 20 रुपए में बेच देता है। बेचता है कि नहीं, तो बताओ। 2 रुपए में उसी किसान से खरीदा है, प्रोसेसिंग करके वही आलू को चिप्स बना के उसी किसान के बच्चे को बेच देता है। तो इसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए PMFME एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इट इज मैंडेटरी दैट स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑफ credit information report for sanction of all type of loans to CIC report is to be obtained for loan above how much lakh as per the credit policy। बैंक के क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार 2 CIC कंपनियों से क्रेडिट रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा अगर लोन की राशि कितने लाख रुपए से ज्यादा हो। कितना 50 लाख। होगा? 50 लाख। बहुत बढ़िया। और MPGB के लिए कितना लाख होगा? 5 लाख। 5 लाख है? कल तो पढ़ाए थे क्या जो?
सर कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया मैं। नहीं कर पाए? हाँ, कोई बताइए, कल कल तो पढ़ाए थे। वहां पर 25 लाख से ऊपर 2 CIC लेना है, ऐसा कुछ है जो? एक बार देख लीजिएगा उसको, है ना आप। CIC जो है ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, इसलिए यहाँ पर उसके हिसाब से आपके बैंक के क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 50 लाख से ऊपर के अगर लोन है तो 2 CIC लेंगे। सेंट्रल बैंक में 4 CIC से रिपोर्ट लेते हैं, सिविल, क्री 5 मार्क्स और इक्विफैक्स। और एक है और क्या है प्रियंका जी? सिविल, क्री 5 मार्क्स, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियन, है ना। लेकिन MPGB में 3 है CIC, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अपने अपने बैंक में कितने जगह वो मेंबर है। अगला सवाल, कंप्लेंट्स आर टू बी रिजॉल्व विद इन हाउ मेनी डेज रिसीव्ड एट जोनल ऑफिस लेवल एज पर पॉलिसी। जोनल ऑफिस लेवल पर रेजोल्यूशन है, कितने दिनों में रेजोल्यूशन हो जाने चाहिए? हाँ बताइए परिधि जी, कितने दिन में हो जाने चाहिए? हम्म कितने दिन में हो जाता है प्रियंका जी? कंप्लेंट कितने दिन में रिजॉल्व हो जानी चाहिए? उसका एक है, एट 8 दिन। 15, नहीं 15 या 18 में कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ 12 दिन जो है ब्रांच में है, 15 दिन जो है RO में है, 18 दिन है जेडो में है, और हाँ 21। 18 ही लग रहा था मुझे। तो ये बैंक का इंटरनल कंप्लेंट रेडेशल या ग्रीवेंसेस रेडेशल मैकेनिज्म याद कर लीजिएगा कि अगर शाखा स्तर पर रेजोल्यूशन है तो कंप्लेंट रिसीव होती है तो कितने दिन में हो जानी चाहिए? 12 दिन में। 12 दिन में। रीजनल ऑफिस में 15 दिन में, जोनल ऑफिस में हम्म 18 दिन में, सेंट्रल ऑफिस में 21 दिन में। 21 दिन में हर हाल में हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट GST स्कीम? सेंट GST स्कीम्स में मिनिमम लोन कितना होता है? ये तो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा 10 धुंधला। लाख। हम्म तो 10 सेंट, लाख हाँ, और मैक्सिमम मैक्सिमम 2 CR। 2 CR। बहुत बढ़िया। तो कितना अच्छा रहता ना ऐसे इमेज बेस में देते ना, तो इमेज वाला अच्छा लग रहा है ना दिखने में। थोड़ी सी वो जो बोलते हैं ना, टीपने की आदत है, चीटिंग हो जाएगी। तब बोलते हैं सर आप तो क्लास में अच्छा पढ़ाते हो, पीछे पिक्टोरियल है उसमें दिखा रहता है। व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट GST? 10 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 2 करोड़। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द रिक्वायर्ड CIC स्कोर फॉर लोन अप टू ₹2 करोड़ अंडर CGTMSC लोन स्कीम्स एज पर द पॉलिसी? पॉलिसी में कहा गया कि हम CGTMSC कवरेज देंगे, लेकिन उसके लिए हम जो है मिनिमम CIC स्कोर कितना रखेंगे। मतलब भाई आप सोचो, बिना कोलेटरल के हम लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट से गारंटी ले रहे हैं, तो जो बोरोवर है वो भी तगड़ा होना चाहिए, उसका भी CIC स्कोर तगड़ा होना। कितना होना चाहिए CIC स्कोर? 700 ही है ना? 700 होना चाहिए, मतलब हमारे बेंच मार्क से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं होना पर चाहिए। देखिए कोलेटर फ्री लोन कर रहे हैं, CGTMSC में 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो हम कम से कम उसका सिबिल जो है 700 होना चाहिए, 700 से अभी कम। सर अपने इसमें सेंट GST में किया है ना, केवल कि 750 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, सन GST में, है ना। जैसे कि अभी MPGP के कल सेशन पढ़ा रहे थे, सेंट व्हीकल में कितना चाहिए, कितना सिबिल चाहिए नए नए borrower के लिए, पूर्वा जी? सर उसमें नए बाबू 701। का 725 से कम नहीं होना चाहिए, और जो -1 है उसको भी उन्होंने दिया है कि उसको मतलब ले सकते हैं अपन। -1 क्या होता है जी? इसको -1 स्कोर है सर, -1 वाले स्कोर को भी हम जो बोरोवर है उसको भी ले सकते तो उसका क्या मतलब होता है? हैं। तो इसका मतलब होता है उसने कभी कहीं से लोन नहीं लिया है। बहुत बढ़िया। नो क्रेडिट हिस्ट्री। नो क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो इसलिए मैं रिपीट किया क्योंकि ये सवाल भी आगे दिखेगा आपको, ऐसे ही सवाल आया था, है ना, ऐसे ही कुछ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो सर जी इसी में ये 8th पास वाला सिस्टम है CGTMSC में। 8th पास कहाँ से आ गया इसमें? पीएमईजीपी में है सर वो। पीएमईजीपी में, एट पास। पीएमईजीपी में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीएमईजीपी में एज सच नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन जहाँ प्रोजेक्ट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा हो, सर्विस में 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कास्ट यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। What is the delegated sanctioning power of branch manager scale 2 under सेंट पर्सनल लोन? सेंट पर्सनल लोन में ब्रांच मैनेजर स्केल 2 का पावर कितना है?
तो पर्सनल लोन का मैक्सिमम लोन कितना होता है प्रियंका जी? 20 लाख। 20 लाख। लाख से। तो और 2 की पावर 15 लाख होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, होनी चाहिए मतलब बिल्कुल है, हाँ। आपने बोला है हाँ, तो सही। सही होगा। आप जीत चुके हैं 15 लाख। यहाँ से तो आप सर मैं अकाउंट नंबर दूं? मैं इसमें चेक साइन करके आपको भेज सकता हूँ। ये चेक पेन रखा हूँ बड़ा सा, है ना, इसमें चेक साइन करके दूंगा। पेन दिख रहा है ना, डीपीएस दिख रहा है पेन? हाँ। हाँ। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 15 लाख रुपए, बिल्कुल। मतलब आप यहाँ से कम तो नहीं ले जा सकते, 15 लाख तो लेके जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब सर देखते हैं। आशीर्वाद चाहिए आपका। बिल्कुल बढ़िया, देखिए ये सवाल आ गया ना। ये पूर्वा जी देखिए, आपका सवाल मनपसंद सवाल आ गया। यस सर। क्या लिखा है पढ़िए, आप पढ़िए। पूर्वा जी पढ़ेंगे सवाल क्या लिखा है, पढ़िए। पढ़िए, हम लोग तो बात करते करते पढ़ लेंगे ऐसे चल आप पढ़, सवाल क्या लिखा इन है? सीआई इन CIR -1 स्कोर डिफाइंस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसका उत्तर बता दीजिए। नो क्रेडिट हिस्ट्री सर। वाह, बहुत बढ़िया, देखिए कितना फायदा हो गया। ये पूछा गया है कि -1 अगर सिबिल में दिख रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अगला सवाल आपकी Tomorrow question. हाँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि द प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी स्कीम्स ऑफर ए 75% ऑफ क्रेडिट गारंटी अंडर एनसीजीटीसी फॉर एजुकेशन लोन अप टू रुपीज हाउ मच लैक इंश्योरिंग दे आर कोलेटरल फ्री, गारंटर फ्री फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कितने लाख रुपए तक के अगर एजुकेशन लोन देते हैं तो वहाँ 75% की क्रेडिट गारंटी सुविधा है अंडर एनसीजीटीसी स्कीम्स, जिसमें हम कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा, कितने लाख रुपए होगा? इसको सर 30 लाख से बढ़ा के 40 किया है ना शायद। नहीं, ये तो ये तो 7.5 लाख है। आप देखिए पीएम उसमें, है ना। ये क्या है, 75% अच्छा। क्रेडिट गारंटी है। वो एनसीजीटीसी कवरेज में मैक्सिमम लोन 7.5 लाख होगा, और 75% जो है वो उसमें कवरेज होगा, और इसका प्रीमियम भी बैंक पे करती है ना। तो ये स्पेशल है, इसको आपके पॉलिसी में देख लीजिएगा, क्लियर कट लिखा है। ठीक है। ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम्स है, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं वो कम से कम पढ़ाई करने से न चूकें। 7.50 लैक्स। सामान्यतः क्या होता है कि 4 लाख रुपए तक के नो कोलेटरल नो मार्जिन, है ना, बराबर है। 4 लाख रुपए तक, 7.5 लाख तक क्या करते हैं, हम गारंटी ले लेते हैं। 4 लाख से ऊपर हुआ 7.5 लाख तो थर्ड पार्टी गारंटी ले लेते हैं। लेकिन सवाल को इसमें पढ़िए, देखिए, नो कोलेटरल, नो गारंटी, है ना, और 75% का क्रेडिट गारंटी है। तो जहाँ क्रेडिट गारंटी है एनसीजीटीसी स्कीम्स कवर होता है। ये 7.5 लाख है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हैज बीन रिफ्लेक्टेड एन इंक्रीज ऑफ हाउ मच रुपीज पर जूट पर क्विंटल है ये, है ना, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इसमें बोला गया है कि पिछले साल से इस साल में जूट के समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो ये तो कैसे ही पता चलेगा, हाँ। तो न्यूज़ वगैरह से देख के समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ या विवाद, वाद विवाद देखते हैं ना, ये सब किसान विसान का। तो यहाँ पर ₹315 पर क्विंटल जो है बढ़ोतरी था। 5,650 रुपये जो है उसका रेट है। तो पिछले साल से 315 रुपये पर क्विंटल की बढ़ोतरी है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द सेंट टैक विद्यार्थी एजुकेशनल लोन फाइनेंस स्टडिंग परसुइंग स्टडीज एट, मतलब सेंट्रल बैंक का एक स्पेशल लोन स्कीम है जिसका नाम है सेंट टैक विद्यार्थी एजुकेशनल लोन स्कीम। और इस स्कीम्स में किन स्टूडेंट को लोन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का? हाँ बताइए प्रियंका जी, स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है ऐसे स्टूडेंट? आईआईटी के लिए है। हाँ जी, सिर्फ सिर्फ आईआईटी। आईआईटी।
इंडियन IITs। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो पढ़ते हैं उनको जो है यहाँ पर लोन दिया जाता है ना। तो सिर्फ IITs के लिए है सेंट विद्यार्थी, सेंट टेक विद्यार्थी एजुकेशनल लोन। तो ये है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सोलर लोन स्कीम सेंट PM सर्वोदय स्कीम्स द रिक्वायर्ड मार्जिन इज रुपीज रिक्वायर्ड मार्जिन परसेंटेज इज हाउ मच फॉर लोन अबव ₹2 lakhs एंड अप टू 6 lakhs। मार्जिन पूछा गया है। 2 लाख से ऊपर का लोन है, मार्जिन कितना होगा? कितना होगा? 10%। 10%, तो 2 लाख रुपए तक के हैं। 2 लाख से ऊपर कितना होगा? 15, 20, 25, 30। तो 25 ही होगा। ज्यादातर साथियों ने थोड़ा गलती कर दिया इसमें। तो इसमें 20% है। सब लोगों ने 10% लिखा है, काफी लोगों ने, क्योंकि वहां पर 10 जो है अट्रैक्ट कर रहा था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सोलर लोन स्कीम्स एंड PM सर्वोदय स्कीम्स में रिक्वायर्ड मार्जिन जो है 20% है, अगर लोन 2 लाख से ज़्यादा का हो। ठीक है। और ये सोलर का तो आप मान के चलिए, आपके बैंक के जितने भी सोलर से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको पढ़ लीजिए, गोल्ड से रिलेटेड स्कीम है पढ़ लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है उसको पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, एजुकेशन से कितना सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर स्टडी अब्रॉड सेंट विद्यार्थी स्कीम? जो एजुकेशन लोन में है, मार्जिन कितना लेते हैं अगर अब्रॉड में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो? तो इंडिया में पढ़ते हैं तो मार्जिन कितना परसेंट होता है एजुकेशन लोन में, IBA अप्रूव्ड लोन में? 4 लाख रुपए तक कोई मार्जिन नहीं। 4 लाख के ऊपर अगर इंडिया में पढ़ते हैं तो मार्जिन कितना परसेंट है प्रियंका जी? 5% है ना सर? 5%। और अगर विदेश में पढ़ रहे हैं तो? 15%। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर उत्तर होगा 15% होगा आपका। क्योंकि स्टडी अब्रॉड अंडर सेंट विद्यार्थी स्कीम्स मार्जिन पूछा गया है। तो मार्जिन 15% है, इंडिया पूछता तो 5% है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर देखिए, सोलर सिस्टम से आया सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट सोलर वेंडर स्कीम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक सेंट सोलर वेंडर स्कीम्स है जिसमें मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है? वेंडर को मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है? ये कॉन्ट्रैक्टर है समझ लीजिए, वो कॉन्ट्रैक्टर है। उसको लोन देंगे तो वो क्या करेगा? वो जहाँ भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो ऐसा सारा चीज़ें लगा देगा, वो पहले से खरीद के रखेगा या उसका है ना, तो जहाँ भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो जाके वहाँ पर स्टेब्लिश कर देगा। तो हम सेंट सोलर वेंडर स्कीम्स निकाले हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोन है वो है 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़ है मैक्सिमम लोन। तो ये 5 करोड़ मैक्सिमम लोन है। और ये वेंडर को जाता है या कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हु इज द नोडल एजेंसी या PMEGP स्कीम्स? हाँ पूर्वा जी बताइए, PMEGP का नोडल एजेंसी कौन होता है? आंसर लिख रखा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। हाँ, तो ऐसे ही आएगा एग्जामिनेशन में, ऐसे ही पीछे ना स्क्रीन चलेगा। तो आप सोचिए कौन है? KVIC है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PMEGP का। तो PMEGP एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा पार्टी है ना, वो उससे जुड़ा हुआ सवाल आता ही आता है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन जो है इसका नोडल एजेंसी है PMEGP का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर PMEGP से जुड़ा हुआ। बोलिए, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर PMEGP मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए PMEGP में मिनिमम लोन अमाउंट कितना है? कितना है होता है प्रियंका जी? पूर्वा जी आप बताइए, कितना होता है मिनिमम लोन अमाउंट? हम्म, कोई आइडिया है? ये तो मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम पढ़ा है। हाँ मैक्सिमम पढ़ा है, ये सही बात है थोड़ा मिनिमम इस्तेमाल। तो याद ही नहीं आ रहा। मिनिमम तो है ही नहीं इसमें, है ना। हाँ, मिनिमम है ही मिनिमम। नहीं, नो स्पेसिफिक मिनिमम तो दिया ही नहीं है ना।
लेकिन उसमें एक जरूर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लोन अप टू 10 lakhs में अलग कर दिया है, और 10 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट पास कर दिया, लेकिन मिनिमम लोन अमाउंट ऐसा सच नहीं दिया है। तो यहाँ पर नो हम्म। सच क्राइटेरिया है ना, नो सच क्राइटेरिया। तो यहाँ पर मिनिमम जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने 10 लाख 5 लाख ऐसे करके ले कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख कर दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम प्रोजेक्ट का 10 लाख तब किया है, इसमें मिनिमम एट पास होना चाहिए है ना, उसके लिए है। बाकी ऐसे इस स्कीम में मिनिमम कहीं भी पढ़े नहीं होगे आप, मैक्सिमम पढ़े होगे। तो मैक्सिमम कितना हो बता दीजिए ममता जी, आप कुछ बोल। 50 लाख। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में। तो कई लोगों ने 50 लाख भी लगा दिया, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है, इतना कॉन्फिडेंस तगड़ा होता है ना, मिनिमम भी मैक्सिमम दिखता है, होता है ना, ऐसे दृष्टिभ्रम होता है कि नहीं? हाँ ये होता है, सर। ऐसा दृष्टिभ्रम होता है। जैसे मरुस्थल में जाओ तो ऐसे लगता है ना कि अब आ ही रहा है, पानी का घड़ा दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे टाइप का है ना, वैसे। अच्छा, सर्विस में मैक्सिमम कितना होता है सर्विस सेक्टर? 25 लाख। 25 लाख। अब सेकंड पीएमईजीपी लोन जब लेने जाते हैं तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम कितना होगा? 1 CR। और सर्विस में सेकंड लोन 20। 20 तो इसमें है, पहले वाले में। 20 में नहीं, पहले वाले में 20 है और फिर 25 है शायद। हाँ, तो पहले कंफ्यूजन वाले हो में रहा 20 है, सेकंड वाले में 25 है। तो जो पहला लोन देते हैं वो यूनिट को स्थापित करने के लिए है, दूसरा लोन देते हैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए प्रोजेक्ट तो बैठ गया है ना, बिल्डिंग बिल्डिंग सब बन गया है, मशीन लग गई है, और आपने 7 साल में लोन चुका चुका दिया टाइमली, तो आपको सेकंड लोन के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, मशीनों को मॉडर्नाइज करेंगे, इसीलिए आपको लोन दिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट राइस मिल स्कीम? सेंट राइस मिल स्कीम के तहत मिनिमम लोन अमाउंट कितना है? कुछ आइडिया है प्रियंका जी, राइस मिल में कितना मिनिमम लोन दिया जाता है? 5 CR है शायद। बहुत बढ़िया, आपका सारा शायद ना एकदम पक्का है, आप तो पक्का है सर कुछ दिखता है पढ़ा हुआ सा, हाँ शायद पढ़ा है। हम बट वही। ना, अभी अभी एग्जामिनेशन होगा ना, ममता जी की जगह आपको बिठा देंगे, सब पास हो जाएंगे। तो व्हाट इज द इतना मिनिमम अच्छा हो लोन? जाएगा। हाँ हाँ, व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट अंडर सेंट राइस मिल? 5 करोड़। और मैक्सिमम बता दीजिए, मैक्सिमम कितना है राइस मिल में? ये मैक्सिमम? मिनिमम है ना, 5 करोड़। हाँ, मिनिमम 5 करोड़ है राइस मिल। तो मैक्सिमम कितना? अच्छा, तो 100। ये किस भाग में आता है? ये जो राइस मिल को लोन देते हैं वो एग्रीकल्चर, फॉर्म एग्रीकल्चर में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एंसिलरीज में आता है, किस में आता है? राइस? फार्म एग्रीकल्चर। नहीं, ये एंसिलरीज में आता है राइस मिल, एक्चुअली एंसिलरीज में आता है। तो एंसिलरीज का मैक्सिमम लोन कितना होता है प्रियोरिटी सेक्टर में? 100। 100 CR। 100 CR है। तो इसीलिए बैंक भी इसको मैक्सिमम 100 रखता है, क्योंकि हम जो भी लोन करेंगे प्रियोरिटी सेक्टर में आना चाहिए, ठीक है। सरकार अच्छा। की बात मानेंगे क्योंकि हम लोग उनके ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, एकदम चमकता हुआ रोशनी है ना। व्हाट इज द एक्सपोजर फॉर लार्ज एक्सपोजर, नहीं, व्हाट इज द एक्सपोजर फॉर डेफिनेशन ऑफ लार्ज एक्सपोजर एज पर द क्रेडिट पॉलिसी? अब इसको, लार्ज कॉर्पोरेट बरोबर तो नहीं है। हाँ, लार्ज बारोवर या लार्ज क्रेडिट, लिखने में गड़बड़ी हो गया होगा। आप बताइए प्रियंका जी। 100। लार्ज 100 CR है ये तो। 100 CR, ठीक है। ये तो कंफर्म है। मतलब अब क्या होता है, रिटेल कस्टमर के लिए पॉलिसी में क्या बोला गया है, रिटेल कस्टमर के लिए 10 करोड़ 7.5। से नीचे है ना। 10 करोड़ से हाँ। जैसे ही ऊपर हो गया तो वो कॉरपोरेट कस्टमर कहलाता है। 10 करोड़ मिड से लेकर कॉर्पोरेट। 100 करोड़ तक जो है वो मिड कॉरपोरेट कहलाता है। 100 करोड़ से ऊपर लार्ज कॉरपोरेट कहलाता है। 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर लार्ज कॉरपोरेट, तो यहाँ पर 100 करोड़ में टिक लगा दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हेन द कस्टमर डे सेलिब्रेटेड, वाह, ये तो बताएगा हमारा अनुज, कब मनाते हो जी कस्टमर ग्राहक दिवस, कब मनाते हैं? ऐसा कुछ मनाते हैं ना आप? हम्म समोसा वो चटनी क्या क्या फोटो भेजते रहता हूँ ना, फोटो मिलता है प्रियंका जी, आपको मिलता है फोटो? हम्म
ग्रुप हम्म। फोटो भेजता हूँ ना, ऐसे में खाने पीने का फोटो भेजते हैं ना, एक आध दिन हम्म। ऐसे ग्राहक के लिए ऐसे, हम्म। तो आप लोग भी तो मंगाइए ऐसे कुछ। हम्म। तो कब मनाया जाता है जी? कुछ मनाते हैं? 15 तारीख को सर। हैं सब सन्नाटा हो गया देवेंद्र जी हैं, कहाँ मनाते हैं सर? काहे ऐसे बोल रहे बैंक में। हैं? मनाना है जी, है किससे ना? बात करनी है? हाँ मनाना है। पापा। तो हाँ, आप ना जो कस्टमर का दिवस है 15 तारीख महीने के मनाना है। अगर 15 तारीख छुट्टी है तो उसके बाद वाले दिन इसको मनाना है। चलिए तो अगला। सारे बैंक के लिए 15 15 तारीख। हाँ सारे बैंक के लिए है, ये गाइडलाइन है आरबीआई का। ठीक है, तो किसी भी बैंक में आए यही यही लिखना है, 15, मतलब हर महीने की 15 तारीख को। ठीक है, ग्राहक दिवस मनाया जाता है। अगर 15 तारीख छुट्टी है तो उसके अगले दिन, मतलब इसका मतलब ये होता है, इस दिन जो है ना ग्राहक बिना अनुमति के आपसे मिल सकता है। अदरवाइज दूसरे दिन मिलना है तो अनुमति लेना होगा। ठीक है, अनुमति लेके या क्या बोलते हैं उसको, परमिशन लेके मिलेगा। इस दिन जो है बिना परमिशन के, वो ग्राहक का दिवस ही है, वो आके सुनाएगा आपको, उसकी बातें सुननी है। कहाँ सर, तो रोज भी कहाँ परमिशन लेते हैं। हाँ सर वो तो रोज रोज आते हैं, रोज रोज तो सुना के जाते हैं ठीक बात है। सर। की समस्याएं सुनेंगे उनका, मतलब ये पर्सनलाइज सर्विस है। बट ये कुछ पॉलिसी, सिटीजन चार्टर कुछ तो बना रहता है ना, तो उसके आधार पर है कि ग्राहक के लिए ये ग्राहक दिवस मनाया जाता है। कस्टमर कमेटी एडजस्ट की जाती है ना? एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपने जान लिया, कस्टमर का ग्राहक दिवस आ गया। ये सवाल है, फॉर हाउसिंग लोन द रिपेमेंट इज completed बिफोर द borrower रीचेज ए मैक्सिमम एज हाउ मच ईयर ओल्ड। मतलब हाउसिंग लोन देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो उसका रीपेमेंट पीरियड होता है मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है, लेकिन वो कितने एज तक पहुंच जाए तो ये होगा। कितने एज तक होता है? सेवेंटी तो 70 साल, सेवेंटी 70 साल। फाइव 70 साल। पॉलिसी में तो अलग अलग दिया है, आपका पॉलिसी देखना पड़ेगा। कितना है प्रियंका जी पॉलिसी में? 75 ईयर है ना सेवेंटी सर अपने फाइव इसमें। 75 है। तो कोई नहीं, 75। कई कई बैंकों के पॉलिसी में 70 ईयर्स भी है। तो यहाँ पर बैंक के हाउसिंग लोन के स्कीम्स में यहाँ रिपेमेंट पीरियड में ऑन मैच्योरिटी ये 75 साल दिया है कि रिपेमेंट ऐसा तय करेंगे कि जब वो फाइनल रिपेमेंट है उनकी एज उस समय 75 साल हो जानी चाहिए, और नहीं तो रिपेमेंट वहीं बंद हो जानी चाहिए, ऐसा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज ऑफ हाउस फॉर हाउसिंग लोन अप टू ₹30 lakhs अंडर सेंट होम स्कीम? 30 लाख रुपए तक का अगर कोई लोन लेने आता है तो उसमें मार्जिन कितना होना चाहिए आप टेन लोग? परसेंट हाँ, मतलब ये एलटीवी रेशियो से जुड़ा हुआ सवाल है कि 30 लाख हम्म। तक एलटीवी रेशियो 90% होता है। तो एलटीवी 90%। रेशियो 90% तो मार्जिन कितना होगा? 10%। 10% हो गया, बहुत बढ़िया जी। है, अगला सवाल हाँ ये 10% इसका सही आंसर है। और 30 लाख से अगर ऊपर लेते हैं, 80 lakhs तक लेते हैं तो 75 लाख तक। 75, 80%। 20%, 75 से, 80% 30 से एलटीवी 75 तक है रेशियो है। सर। हाँ, और 75% से ऊपर जाते हैं तो तो 75%। हाँ 75% एलटीवी रेशियो, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 25% मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मार्जिन फॉर सेंट्स ऑफ लोन स्कीम? सेंट्स ऑफ लोन स्कीम्स में मार्जिन, ये ब्रांच तो बड़ी अच्छी लग रही है, कौन सी ब्रांच? 25%। ये कौन सी ब्रांच गुलमोहर। है? गुलमोहर गुलमोहर क्या लिखा पार्क। है आगे? गुलमोहर पार्क। ये गुलमोहर पार्क, अच्छा। तो बिल्डिंग पुरानी है लेकिन ऐसे दिख रहा है ना। व्हाट इज द मार्जिन सेंट्स ऑफ में? 25% की मार्जिन है। 25, मतलब आप सोचिए, आप पूरा सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, लगभग 36 सवाल यहाँ देख चुके हैं। लोन स्कीम का मार्जिन पूछ रहा है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम लोन, मिनिमम लोन, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड, यही सब पूछ रहे हैं।
व्हाट इज द करेंट रेपो रेट एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग लेटेस्ट मॉनेटरी कमेटी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ, अनुज बताओ। तो साढ़े 5%। 5.5। रेपो रेट कितना है? 5.50। बैंक रेट कितना है? 5.75%। ठीक है। एमएसएफ रेट कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो भी 5.75%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है? 5.25%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। सीआरआर कितना है? अब 3% हो गया। एसएलआर कितना है? 18%। बहुत बढ़िया, इतना याद कर लिए, आपका एक सवाल पक्का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रियंका जी ये देखिए क्या सवाल पूछा है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन December 21, है ना, कॉमेमोरेटिंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन, मतलब 21 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है स्थापना की गई थी, उसी को याद दिलाने के लिए, उसकी उपलब्धि को। तो कौन से साल में स्थापना की गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? 1911। 1911 से केंद्रित, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आता है ना आपके लोगों में, सेंट्रल। सेंट्रल सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। ये याद दिला रहा है कि 21 दिसंबर आने वाला है, 21 दिसंबर को फिर हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, है ना। सेंट्रल बैंक के द्वारा किए गए कार्यों के लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे, और जो भी उन उपलब्धि है उसके लिए जश्न मनाएंगे, और संकल्प लेंगे कि आगे इस कार्य को और अच्छे से बढ़ाया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम फॉर क्लोज्ड लोन अकाउंट पर पर्सनल फाइल एज पर द बैंक पॉलिसी। बैंक के रिकॉर्ड रिटेंशन, जो रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेनेंस पॉलिसी है, उसके आधार पर अगर कोई लोन अकाउंट क्लोज हो गया तो कितने साल तक रखते हैं जी, बताइए तो, अनुज। अगर कोई लोन फाइल, 5 साल तक रखते हैं सर, 5 साल। 5 साल तक पहले 10 साल था, 5 साल 10 साल। का कर दिया है। है। आप बताओ जरा अपना पॉलिसी देख के, ममता जी आप पहले 10 साल का था, 5 साल कर दिया सर, 5 साल। हम्म। वो ना सेविंग, वो जो आरबीआई का केवाईसी मास्टर डायरेक्शन है ना, उसमें उसके आधार पर, लेकिन यहाँ पर बैंक के पॉलिसी के आधार पर बोला है। बैंक के पॉलिसी में ना, वो तो ठीक है 10 साल था, उसको 5 साल कर दिया है। किसके वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, केवाईसी डायरेक्शंस, या हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं ना, आईएनडी को, क्या पीआईयू को करते हैं ना, किसको, क्या, FIUIND। हाँ FIUIND। FIU IM। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को करते हैं। तो वो जो भी अकाउंट क्लोज होते हैं ना, यहाँ पर पर्टिकुलरली लोन अकाउंट की बात कही गई है। और रिकॉर्ड मेंटेनेंस पॉलिसी में आप लोग देख लीजिएगा, क्लोज लोन पॉलिसी में जो है 10 साल का है, क्योंकि यहाँ लीगल चीज़ें होती है ना, क्राइम हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, है ना, मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। जैसे कि अभी एक सवाल और आया था ना, कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ चीज़ों को कितने साल तक रखना है ना, वो भी 10 साल तक जी रखना सर। है ना, हम्म। एविडेंसेस के तौर पर रहता है। मान लीजिए बैंक से लोन लेके कोई फ्रॉड किया है, मिस अप्रोप्रिएशन किया है, तो उसको स्थापित करने के लिए ये उस आधार पर इसकी रिजर्व रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन टाइम बढ़ाया गया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है अनुज। यस सर, यस सर। अब आते हैं अगला सवाल, व्हाट इज द डेलीगेटेड पावर ऑफ ब्रांच मैनेजर स्केल टू फॉर लॉकर रेंट वेबर एज पर पॉलिसी। इसमें लॉकर रेंट के लिए कुछ पावर्स दिए गए हैं, जैसे ओवर ड्यू हो गया रेंट तो उसको वेव कर सकते हैं। स्केल टू ब्रांच मैनेजर कितना वेव कर सकता है, ऐसे करके बोला गया है। तो वेबर जो है, इसमें दिया गया स्केल 2 का 10% है, स्केल 3 का 15% है, स्केल 4 का 25% है, और स्केल 5 या रीजनल मैनेजर का जो है 75% तक वेबर है। और अमाउंट में भी इसकी सीलिंग है। तो यहाँ परसेंटेज में सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पर 10% है, मतलब मिनिमम वेवर जो है स्केल 2 का, वो 10% तक सेक्रीफाइस कर सकता है। स्केल 3 है 15% तक, स्केल 4 25% तक,
और स्केल 5 RMs वगैरह जो है वो 75% तक कर सकते हैं। स्केल 5 जो है 50% तक है, लेकिन अगर स्केल 6 के जो RM वगैरह होंगे ना तो वो 75% तक। तो ये लॉकर वेवर में आया। तो आप ये पूरा आइडिया देख लिए होंगे कि कैसे सवाल जो है एग्जामिनेशन में आए हैं। ये तो 40 सवाल हैं, और इसके टोटल जो है 90 सवाल मेरे पास हैं। अगले सेशंस में हम 50 सवाल और कर लेंगे, तो आपको जो है अच्छा लगेगा। कम से कम 40 सवाल भी और कर लेंगे तो आपका पूरी तैयारी हो जाएगा। तो सर एक व्यवहार है, समझा दीजिए जरा व्यवहार आप क्या होता है। वेबर क्या होता है कि भाई मान लीजिए कोई ओवर ड्यू है, तो उसको माफ करना है, उसको ना पेनल्टी लग गई है ना, उसको माफ करना है। वेबर का मतलब वेव करना है, उसको माफ करना है। तो किसको पावर है, वो है। ठीक है। अगर ओवर ड्यू रेंट लॉकर है, मान लीजिए ओवर ड्यू हो गया रेंट लॉकर, तो उसको माफ करना है तो 10% माफ कर सकते हैं। ओवर ड्यू या पेनल्टी लग गई है कुछ उसमें, तो ओवर ड्यू रेंट लॉकर जो है 10,000 ओवर ड्यू है, तो आप उसको बोलोगे मैं 9,000 दे दो, 10% छूट कर देते हैं। तो 9,000 देंगे तो हम मानेंगे कि उसने सारा रेंट दे दिया। इसको बोलते हैं वेवर। ठीक। तो आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। एक दो साथी जरा बता दें। ममता जी, आपको कैसा लगा सेशन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ। पूर्वा जी, आपको अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा सेशन है आपका, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। आपके पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। हाँ प्रियंका जी, देखो कितना बढ़िया चीज लिखी हुई है। आप पढ़िए जरा, पढ़ के आपको दिख पा रहा है? हाँ बिल्कुल। धैर्य वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। बहुत बढ़िया। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पंच सूत्र है जीवन का। पहला तो सही मार्गदर्शन, दूसरा है सही दिशा में, मतलब चलना है, पहला मार्गदर्शन, दूसरा सही दिशा में चलना है, चौथा लगातार प्रयास करना है, मतलब हर रोज पढ़ना है। और पहला है सही मार्गदर्शन, दूसरा है चलने, सही दिशा में चलना है, और तीसरा है लगातार प्रयास, चौथा है सही कंटेंट पढ़ना, और पांचवा है धैर्य रखना। मतलब धैर्य बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप सेशन में घंटे भर से पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, धैर्य है। एक एक लेकिन सवाल आपको मिला है तो यकीन मानिए दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनेशन तक याद रहेगा। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वक्त नहीं मिलता लाइव सेशन पढ़ने के लिए। मतलब मैं देखा हूँ 80 to 85% साथी बोलते हैं कि हमको सर समय नहीं मिलता। तो अजीब इम्तहानों का दौर है कि लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता, और देखिए साल दर साल गुजर रहे हैं। रास्ते में ये फिर से फेरों का चक्कर आ गया। अभी जनवरी गुजरा है, नहीं था कि दिसंबर आ गया। तो और फिर उसमें भी लोग बोलते हैं कि वक्त नहीं मिलता। तो अजीब इम्तहानों का दौर है जिंदगी। लोग बोलते हैं वक्त नहीं मिलता, और देखिए ना साल दर साल गुजर रहे हैं। अब बताइए कितनी जल्दी अभी ये साल गुजर गया। प्रियंका जी, कितनी जल्दी गुजर गया ना? सर ये साल तो ऐसा लगा बहुत जल्दी गया है, पता हम्म। ही नहीं चला। तो बहुत बढ़िया। तो बस एक ही भाव मन में रखिए, हर साल में जीतना है, हर काल में जीतना है, हर हाल में जीतना है, हर ख्याल में जीतना है, और उसके लिए हमें लगातार सीखना है। इसी भाव के साथ अच्छे आपके जीवन के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। बचे हुए क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। फिर 2 से 3 के भी क्वेश्चन हैं, 4 to 5 के भी क्वेश्चन हैं। समय मिलते मिलते हम लोग करते जाएंगे। एक शानदार सा नज़ारा आपके पीछे साझा किया हूँ, बहता हुआ पानी नदी का। और ये कल ही घूमने गए थे। अपना ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सेहतमंद हो, आप खुशनुमा हो, खुश रहो, और आपके जीवन में दुख ना आए, इसके लिए आपको खुद को मेंटेन करना है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसी कोई मतलब समस्या आए तो आप फ़ोन लगा लीजिएगा, तो आप खुश हो जाएंगे। है ना, फ़ोन लगा के देख लीजिएगा एक बार। जैसे ही फ़ोन लगाएंगे आपको सभी चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। तो मतलब उसको बोलते हैं ना कि कैप, मतलब कॉल ए पॉजिटिव पर्सन, CAP। CAP रखिए अपने जीवन में, कॉल ए पॉजिटिव पर्सन, ताकि जब भी तकलीफ में रहोगे आप उसको फ़ोन करिए तो आपकी तकलीफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, वायरलेस ट्रांसफ़र हो जाएगा। है ना। तो आप सभी साथियों को धैर्य कुंजी देते हुए धीरज मौर्य जी से इजाज़त लेते हैं, क्योंकि उनके नाम में धीरज है। फिर मुलाकात करेंगे। तब जब मुलाकात करेंगे वहाँ नीरज भी होंगे, धीरज भी होंगे।
आप सभी से विदा लेते हैं, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।